हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.2 चल रही है जिसमें आपको एक क्वेश्चन करवा दिया था मैंने। दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी इसी तरह से है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसमें 3 शीर्ष दे रखे हैं त्रिभुज के। उसके बाद उसमें एक चीज़ और पूछी है क्वेश्चन में, क्या तीनों बिंदु संरेख हैं। तो इसके लिए भी आपको कंडीशन लिखवा रखी है। तीनों बिंदु संरेख होने का मतलब है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना। अगर इन बिंदुओं से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ जाता है, 0 आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों बिंदु क्या हुए, संरेख हुए। और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता है, कुछ मान आ जाता है, चाहे वो प्लस में आ जाए या माइनस में आ जाए, तो फिर तीनों बिंदु संरेख नहीं होंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप सरल कर लोगे खुद। दूसरा क्वेश्चन जो है उसको आप खुद हल करोगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और क्षेत्रफल प्लस में आए या माइनस में आए, माइनस में आए तो एक लाइन लिख देना, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, अतः उसको आप क्या लिखोगे, धनात्मक लिखोगे। उसके बाद उसमें जो पूछ रखा है, क्या दिए गए बिंदु संरेख हैं। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल का कोई मान आया है तो फिर आप उसमें लिख देंगे तीनों बिंदु संरेख नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो करवाता हूं मैं आपको। उसमें क्या दे रखा है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3, के का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल दे रखा है इसमें 35 वर्ग इकाई और 3 शीर्ष दे रखे हैं। क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तथा शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं तीनों। शीर्ष क्या क्या हैं, पहला है के, 4, के 4। दूसरा शीर्ष जो दिया है वो है 2 - 6, 2 - 6 तथा तीसरा शीर्ष जो है त्रिभुज का वो दिया है 5,4, 5,4। ये शीर्ष हैं त्रिभुज के। देखो इस प्रश्न के अंदर हमें त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे रखे हैं, ए शीर्ष है, बी शीर्ष है और सी शीर्ष है। नाम नहीं दे रखे इनके ए बी सी, लेकिन हम लगा सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं, इसको ए से, इसको बी से और इसको सी से। जबकि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा हमें कितना, 35 वर्ग इकाई, और के का मान ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करोगे, सारणी की सहायता से। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको, 35 वर्ग इकाई। अब ये 35 वर्ग इकाई हमने निकाल के नहीं देखा, इसने खुद ने कहा है कि 35 वर्ग इकाई इसका क्या है, क्षेत्रफल है। अब इस सारणी के अंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ये नहीं बताया इसने, सिर्फ 35 बताया, तो इसको हम ±35 कर देंगे। ठीक है, अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 तीसरे स्तंभ में, बराबर में आपको ±35। ठीक है, अब यहाँ से आप x1 x2 x3 y1 y2 और y3 के मान रख देंगे। 1/2 x1 का मान है कि
x2 का मान है 2, x3 का मान है 5 और y1 का मान 4, y2 का मान है -6, y3 का मान है 4। फिर तीसरे स्तंभ में 1 1 1 ये रख दो ±35। अब देखो 1/2 है, इस 2 को आप अजर गुणा में उधर ले जा सकते हो, कितना हो जाएगा ±70। और इस सारणिक का क्या कर लो, प्रसार कर लो प्रथम पंक्ति के अनुदिश, तो ये आ जाएगा प्रसार में कि पंक्ति को छोड़ दो, इस स्तंभ को छोड़ दो, ये मुख्य विकर्ण जो है -6 को 1 से गुणा करेंगे -6, 4 को 1 से गुणा करेंगे -4, इसका एड्रेस A12 माइनस का निशान आएगा -4, इस पंक्ति को छोड़ दो, इस स्तंभ को छोड़ दो, 2 5 1 1, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 2, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5। फिर तीसरा अवयव 1 1 3 मतलब 4, प्लस का निशान आ जाएगा 1, पंक्ति का दमन कर दो, स्तंभ का कर दो, क्या बच गए 2 4, 4 दूनी 8, 5 गुणा -6 -30 और माइनस का निशान है इसलिए क्या आ जाएगा +30, बराबर में ±35, 2 से इसको वज्र गुणा कर दो, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे 70। अब ये करने के बाद इसको क्या कर लो, सरल कर लो, -6 और -4 कितने हो गए -10, -10 को k से गुणा करेंगे -10 के, 2 में से -5 मतलब माइनस के 3 बच गए, -3 को -4 से गुणा करेंगे तो प्लस के क्या हो जाएंगे 12, 8 में 30 जोड़ें कितने हो गए 38, 38 को 1 से गुणा करेंगे 38 प्लस के, बराबर में है ±70। अब देखो ये -10 की है, 12 है, 38 है, 12 में 38 जोड़ेंगे 50, -10 के +50 बराबर ±70। एक बार प्लस का निशान ले लो, एक बार माइनस का चिन्ह ले लो, मान 2 निकलेंगे इसमें, प्लस चिन्ह लेने पर क्या आएगा -10 के +50 70, 50 का पक्षांतरण करेंगे दूसरी तरफ तो यह आएगा -10 के 70 -50 कितने बच गए 20, और k का मान आ जाएगा 20 बटा -10 अर्थात -2। एक तो k का मान ये आ गया। अगर हम यहाँ पर माइनस चिन्ह लेते हैं चिन्ह लेने पर अर्थात ऋणात्मक लेते हैं तो प्लस की जगह -70 ले लेंगे, -10 के +50 -के 70, -10 के -70 और 50 भी दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। अब देखो -10 के बराबर -के 70 और के 50 कितने हो गए 120, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, के बराबर क्या आ जाएगा 120 बटा 10, मान आ जाएगा कितना 12। ये के 2 मान आए हैं। इन 2 मानों के लिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 35 वर्ग इकाई। देखो इसके अंदर दिक्कत आती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई दे रखा है, हम क्या कर लेते हैं सीधा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना लिख लेते हैं, सिर्फ 35 लिखते हैं, और वो 35 लिखने से आपके पास में मान क्या आएगा, सिर्फ एक मान आएगा और वो आएगा -2। फिर आप कहोगे दूसरा मान क्यों नहीं आ रहा सर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई दे रखा है, ये नहीं दे रखा कि धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो सारणिक के अंदर आपने देखा, मैंने लिखाया भी था पहले कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी आए
आपको क्या लिखना है उसमें, धनात्मक चिन्ह ही काम में लेना है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ सारणी का क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे। 1/2 में 2 जो है इसको वज्र गुणा में इसके साथ गुणा कर देंगे, किसके, 35 के साथ। ये प्लस माइनस 70 हो जाएगा, सरल कर लेंगे। एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे तो k का मान -2 आ जाएगा। एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो इसका मान, k का मान कितना आ जाएगा, +12 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दे रखा है, देखो, सारणी का प्रयोग करके k का मान ज्ञात करना है और बिंदु दे रखे हैं इसके अंदर 1, 2, 3 और ये तीनों बिंदु संरेख हैं। ये इसमें कंडीशन दे रखी है और k का मान ज्ञात करवाया। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है इसलिए मैं आपको ये प्रश्न करवा रहा हूँ, वरना तो कुछ नहीं है इसमें। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बराबर क्या रख दो, संरेख के लिए 0 रख दो। ठीक है, लेकिन फिर भी इसके अंदर 2-2 पद में दे रखे हैं मान, इसलिए इनको सरल करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको। मैं करवा देता हूँ। देखिए, दिए गए बिंदु कौन कौन से बिंदु, के 2 -2 के और -k+1 2k तथा -4 -k 6 -2k संरेख हैं। संरेख का मतलब क्या है, एक ही रेखा पर स्थित हैं। ये जो तीनों बिंदु दे रखे हैं आपको, ये तीनों बिंदु संरेख है। संरेख का मतलब एक ही रेखा पर स्थित हैं। एक ही रेखा पर स्थित हैं, इसलिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 0। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका ही सूत्र है इसमें। लेकिन संरेख के लिए शर्त क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। x1 x2 x3 y1 y2 y3 और तीसरे स्तंभ में 1 1 1 बराबर क्या है, 0। x1 का मान, ये x2 का मान, ये x3 का मान, y1 का मान, y2 का मान, y3 का मान, ये इनमें रख देंगे और सावधानी से इसको क्या कर लेंगे, सारणी के मान को सरल कर लेंगे। देखिए, x1 का मान है k, x2 का मान है -k+1 और x3 का मान है -4 -k, y1 का मान है 2 -2k, y2 का मान है 2k और y3 का मान है 6 -2k। तीसरे स्तंभ के अंदर तो आपको 1 1 1 रखना है, 1 1 1 बराबर 0। 1 1 सूत्र के अंदर है, सारणिक के रूप में इसका सूत्र बनाने के लिए जो बता चुके हैं पहले। अब देखो, आपकी इच्छा है प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करो या प्रथम स्तंभ के अनुदिश करो, किसी के भी अनुदिश करके इसका मान आपको ज्ञात करना है। किसका मान, k का मान। देखो, प्रथम पंक्ति के अनुदिश अगर प्रसार करते हैं, थोड़ा ध्यान से करना है। k बड़े कोष्टक में ले लो क्योंकि 2 मान है, इसमें आपको कोष्टक में लेना पड़ेंगे, छोटा वाला भी लगेगा। प्रथम पंक्ति को छोड़ दो, प्रथम स्तंभ को छोड़ दो, ये बच गया आपके पास में उप सारणिक। 2k को 1 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 2k। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 6 - 2k को 1 से गुणा करेंगे तो ये एक बार ऐसा का ऐसा ही लिख दो, 6 - 2k 1 से गुणा करेंगे तो ऐसा ही आ जाएगा। ये आ गया प्रथम अवयव k के लिए, इसको बंद कर दो। फिर दूसरा जो अवयव है प्रथम पंक्ति का, इसका मान है 2 - 2k। ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, माइनस का होगा, माइनस। और इसको 2 पद है इसलिए 2 - 2k कोष्टक में रख दो। फिर बड़ा कोष्टक, इसके उपसारणिक का मान।
प्रथम पंक्ति को छोड़ दो, इस स्तंभ को भी छोड़ दो, तो फिर आपके पास में क्या बच गया? देखो ये मान और ये मान, 1 और 1। इस मान को तो करेंगे 1 से गुणा, -k+1, -k+1, इसको 1 से गुणा करेंगे, ऐसा ही रहेगा। इसको गुणा करेंगे, माइनस का चिन्ह आ जाएगा बीच में, -4 -k को 1 से गुणा करेंगे तो ये भी ऐसा ही आ जाएगा, 1 से गुणा करने पर 4 -k। ये दूसरे अवयव के लिए हो गया, इसको भी बंद कर दो। फिर तीसरा अवयव क्या है? 1, प्लस का निशान आ जाएगा और कोष्टक। इसके लिए क्या करोगे? प्रथम पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो, ये मान है, ये आपकी उपसारणिक बच गई। इस उपसारणिक के अंदर इसको तो इससे गुणा करेंगे, किसको? -k+1 को, -k+1 कोष्टक में बंद कर दो। किससे गुणा करोगे? 6 - 2k से, 6 - 2k गुणा करेंगे इसको। और फिर क्या आता है? माइनस चिन्ह आता है। 2k को इससे गुणा करेंगे, -4 -k से, तो ये है 2k, और इसको गुणा करेंगे हम -4 -k से, -4 -k से, बंद कर दो, बराबर में क्या रख दो? 0 रख दो। ये सरल करना अभी। इसमें देखो सरल करने के लिए k 2k, माइनस का चिन्ह हटा दो, अंदर निशान बदल जाएंगे, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस से ये प्लस हो जाएगा 2k। फिर एक बार इनको गुणा करने से पहले कोष्टक वालों को ही सरल कर लो। अंदर 2 - 2k, इनके अंदर भी निशान ही हटाने, गुणा नहीं करने, -k+1, माइनस का चिन्ह बाहर, ये बदल जाएंगे, ये तो प्लस का 4 हो जाएगा, ये माइनस है, ये भी क्या हो जाएगा? +k हो जाएगा। कोष्टक के अंदर सरल हो, इनमें गुणा करना पड़ेगा। फिर प्लस 1 से तो इसको गुणा करेंगे तो यही मान आएगा सेम। इनको गुणा कर दो, -k को 6 से गुणा करेंगे, -6k, -k को -2k से गुणा करेंगे तो +2k², -k से दोनों गुणा हो गए। फिर 1 से 6 को गुणा करेंगे तो प्लस का 6, 1 से -2k को गुणा करेंगे तो -2k, ये हो गया। फिर इनको कोष्टक में बंद कर दो, बाद में सरल कर लेंगे। इसको माइनस का रहने दो, एक बार निशान बाहर। 2k को -4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -8k, और 2k को -k से गुणा करेंगे तो -k क्या हो जाएंगे? 2k², बराबर में 0। ये गुणा ध्यान से करना है, ठीक है। इसके बाद देखो अगले में एक गुणा और करना रह गया अंदर, यहाँ थोड़ा सा इनको सरल कर लो। 2k और +2k कितने हो जाएंगे? 4k, 4k -6 आ जाएगा। ये माइनस का k, ये प्लस का k, ये तो कट जाएंगे दोनों, 4 और 1 कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। यहाँ पर -6k -2k कितने हो जाएंगे? -8k +6 और 2k²। ये इसका पहले हम क्या करेंगे? कोष्टक, बड़े कोष्टक के अंदर इसको सरल कर देंगे तो -8k + 8k कट जाएगा। ये आ गया k, 2 और 2 कितने? 4k -6, सरल हो गया। अब इसके अंदर देखो -k और +k कट गए, 4 और 1 कितने बच गए? 5। 5 को इससे आप गुणा कर सकते हो, 5 दूनी 10, बाहर माइनस का निशान है, क्या आ जाएगा? -10। 5 को -2k से गुणा करेंगे, -10k, और ये बाहर माइनस का निशान है, क्या हो जाएगा? प्लस का 10k, ठीक है। फिर अगले के अंदर इसको एक बार कोष्टक में रखो, -6k + 2k² +6 - 2k, कोष्टक को खोल लो, इसको बाहर माइनस का निशान, अंदर क्या हो जाएगा? +8k, प्लस का ही
2k² और बराबर में 0। 2k² और 2k², 4k² माइनस 6k और माइनस 2k, माइनस 8k और प्लस 8k तो 0 हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये देखो क्या बच गया, फिर k को 4k से गुणा करेंगे, 4k² माइनस 6k और माइनस 10 प्लस 10k, इसके अंदर माइनस 6k और माइनस 2k, माइनस 8k प्लस 8k से ख़त्म हो गए, k का काम तो ख़त्म हो गया। 2k² और 2k² कितने हो गए, 4k²। संख्या में क्या बचा है, प्लस 6, प्लस के 6 बराबर में 0। ये है लास्ट में। अब देखो, अब हो गया आपके पास में 4k² और 4k² कितने हो गए, 8k²। ऊपर लिख लो यहाँ पर 8k², माइनस का 6k और प्लस का 10k कितने, प्लस के 4k। फिर माइनस का 10 और प्लस का 6 है तो माइनस के कितने बचेंगे, 4 और बराबर में क्या है, 0। ठीक है। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। इस द्विघात समीकरण के अंदर अगर हम 4 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचता है, 2k² प्लस k माइनस 1 बराबर 0। और जो 4 कॉमन लिया हमने उसको नीचे भेज देंगे 0 के, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमें k का मान निकालना है। अब देखिए ये द्विघात समीकरण बना है। इस द्विघात समीकरण को आप सरल कर सकते हो, गुणा करके गुणनखंड विधि से सरल कर सकते हो, द्विघाती सूत्र है उससे सरल कर सकते हो, जिससे भी आपको सरल लगे उससे कर सकते हो। गुणनखंड हो रहे हैं इसके 2k², इस k को तोड़ दो 2k प्लस माइनस k में, माइनस 1 बराबर 0। ये तो सबको पता ही होगा गुणनखंड विधि से इसको कैसे तोड़ते हैं। गुणनखंड में इन बाहर वाले पदों का गुणा करेंगे, माइनस 2k² माइनस 2k², जोड़ने या घटाने पर बीच वाले पद के बराबर, तो 2k में से माइनस k घटाएं, क्या बचेगा, k बचेगा। अब दो दो के पेयर बना के इसमें 2k कॉमन ले लो, क्या बच गया, k, इसमें बच जाएगा +1, इसमें से माइनस 1 कॉमन ले लो बाहर, अंदर प्लस का हो जाएगा 1 बराबर में 0। इन दोनों में k+1 है, k+1 एक गुणनखंड हो गया, दूसरा हो गया 2k माइनस 1 बराबर में 0। अब ये जो है k+1 बराबर भी 0 है, k+1 के बराबर भी 0 है और 2k माइनस 1 बराबर भी 0 है, दोनों के बराबर 0। एक का पक्षांतरण करेंगे तो k बराबर -1, एक मान तो k का ये आ गया। इसका पक्षांतरण करेंगे 2k बराबर 1 और k बराबर 1/2, k का दूसरा मान ये आए। ये थोड़ा सा जो है यहाँ गुणा करने के अंदर आपको ध्यान रखना है, बाकी है कुछ नहीं। इसके अंदर भी 3 शीर्ष आपको दे रखे हैं, इन तीनों शीर्षों को ये बता रखा है, तीनों बिंदुओं को, कि ये संरेख हैं। संरेख है मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। वही सूत्र लगाना है संरेख वाला ही। x1 के मान x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, x1 x2 x3 y1 y2 y3 के मान यहाँ से रख देंगे। इसमें एक बार दोबारा देख लो ये 3 लाइन। देखिए इसके प्रथम पंक्ति के अनुदिश हम क्या कर रहे हैं, इसका प्रसार कर रहे हैं। अवयव के बाहर ले लिया, प्रथम पंक्ति को छोड़ देंगे, प्रथम स्तंभ को छोड़ देंगे, उपसारणिक जो बच गए उसका सरल करेंगे। 2k1 6 माइनस 2k1, 2k को 1 से गुणा करेंगे 2k आ जाएगा, माइनस इसको 1 से गुणा करेंगे तो 6 माइनस 2k ऐसा कैसा ही आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में दूसरा अवयव लेते हैं a12, a12 का मतलब 1 और +2 कितने हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे। निशान किसका आएगा, माइनस का, तो माइनस का निशान आ गया। अवयव ले लिया बाहर। इसकी उपसारणी क्या होगी, इस पंक्ति को छोड़ दो, इस स्तंभ को भी छोड़ दो, ये बच गए।
माइनस के प्लस वन को 1 से गुणा कर दो, तो माइनस के प्लस वन को 1 से गुणा करेंगे ये आएगा माइनस 4 माइनस के को 1 से गुणा कर दो, 1 से करेंगे तो ये आएंगे, बीच में माइनस का निशान आ गया। फिर अगला अवयव प्लस, ये प्रथम पंक्ति का लास्ट अवयव है A13। A13 का मतलब 4 सम संख्या है, प्लस का निशान आ गया, 1 को बाहर ले लिया। इस पंक्ति को छोड़ दो, इस स्तंभ को छोड़ दो, ये उपसारणिक है, इसको सरल कर लो। इनको गुणा करोगे माइनस के प्लस वन, किससे गुणा करेंगे 6 माइनस 2 के से, तो 6 माइनस 2 के से। फिर माइनस का चिन्ह आता है पश्य विकर्ण के लिए, तो माइनस चिन्ह। इनको गुणा करेंगे आपस में, 2k को किससे गुणा करेंगे -4 माइनस के से, तो 2k इंटू -4 माइनस के, ठीक है, बराबर में क्या रख दो 0 रख दो। फिर इन कोष्टक के अंदर जो संख्या है उनको सरल कर लो, k को बाहर रहने दो, 2k लिख दिया, माइनस माइनस, कोष्टक ही खोलना है, यहाँ गुणा नहीं करना, 6 बाहर माइनस का चिन्ह है, कोष्टक में बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा 2k। इसको ऐसे ही रखना है, पहले बड़े कोष्टक को सरल करेंगे तो -k + 1, ये भी इसमें भी चिन्ह नहीं बदलना है, माइनस का चिन्ह कोष्टक खोल दो, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। फिर अगले के अंदर इनमें गुणा करना है, क्योंकि ये 2 पद और ये 2 पद गुणा होके कितने हो जाएंगे 4 पद हो जाएंगे। पहले -k से इन दोनों को गुणा कर लो, -k से 6 को गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा -6 के आ जाएगा। फिर -k को -2k से गुणा करेंगे तो माइनस को माइनस से गुणा करने पर तो प्लस हो जाएगा, और 2k को k से गुणा करेंगे 2k² हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद -k को दोनों से गुणा कर दिया, 1 को इन दोनों अवयवों से गुणा करेंगे तो 1 प्लस का है, 1 को 6 से गुणा करेंगे +6, 1 को -2k से करेंगे -2k, ठीक है, ये भी दोनों गुणा हो गए। फिर माइनस का चिन्ह रहने दो एक बार यहीं, फिर बाद में खोल लेंगे। 2k को इन दोनों से गुणा करना, तो 2k को -4 से गुणा करेंगे, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, 2k को 4 से करेंगे 8k हो गया। 2k को -k से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस गुणा हो गया, माइनस ही आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, k को k से करेंगे k² हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला और सरल कर लो, 2k और 2k कितने हो गए 4k -6k को एक बार बाहर ही रहने दो। इसके बाद में इनको गुणा कर लो, ये देखो -k + 1 + 4 और +k और -k तो कैंसिल हो जाएंगे, 4 और 1 कितने हो गए 5, 5 को इनसे गुणा कर लो साथ में, 5 को 2 से गुणा करेंगे कितने 10, बाहर माइनस का चिन्ह माइनस आ जाएगा। फिर 5 को -2k से गुणा करेंगे कितने आएंगे -10k, बाहर माइनस का चिन्ह इसलिए क्या आ जाएगा +10k। इसका भी यहाँ तक का सरलीकरण हो गया। फिर आगे जो बचा है अगले कोष्टक में, इनको एक बार दोबारा से कोष्टक में लिख लो, -6k -2k, -6k -2k, 2k² + 6, आगे माइनस का चिन्ह हटा दो, ये तो हो जाएगा प्लस का 8k, और ये माइनस बाहर है, ये माइनस अंदर है, तो ये प्लस का 2k²। इस कोष्टक को और सरल कर लो, ये तो ऐसे का ऐसा, k को 4k से गुणा करेंगे 4k², k को -6 से करेंगे -6k, -10 10k, माइनस का 6k और माइनस का 2k कितना हो गया माइनस का 8k, और +8k से क्या हो जाएगा घट जाएगा 0 हो जाएगा। 2k² और 2k² कितने बच गए 4k², संख्या के अंदर 6 बचा प्लस का बराबर में 0। अब देखो आपके पास में सब कुछ सरल होने के बाद में ये पद बचे, 4k² और 4k² कितने हो जाएंगे 8k², -6k और प्लस का 10k, तो प्लस के ज़्यादा है कितने 4k लिख दें, प्लस का 10 प्लस का 6 है और माइनस का कितना 10, तो माइनस के ज़्यादा है कितने 4, -4 बराबर में 0 0 रख दो। अब यहाँ से अगर आप 4 लेके करोगे, सॉरी 8k², 4k -4 लेके करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी वही होगा। और अगर और छोटा करना चाहो इसको तो इस यहाँ से 4 कॉमन ले लो, 4 को नीचे भेज दो 0 हो जाएगा, 2k² बच जाएगा, 4 कॉमन ले रखा k 1 बच जाएगा। इनके गुणनखंड बीच वाले पद के कर लो, गुणनखंड विधि से इस द्विघात समीकरण को सरल कर लो। सरल करेंगे तो ये मान k + 1 और 2k - 1 दो गुणनखंड बने आपके पास में, k + 1 बराबर भी 0 है और 2k - 1 बराबर भी क्या है 0 है। पक्षांतरण करेंगे k बराबर -1 आ गया और 2k बराबर 1 है, तो k बराबर क्या आ जाएगा 1/2।
ये आपको के का मान इस प्रकार से ज्ञात करना है। देखिए अगला क्वेश्चन जो 5वां क्वेश्चन है उसके अंदर भी यही दे रखा है। यदि त्रिभुज बिंदु दे रखे हैं 3 -2 x 2 तथा 8 8 संरेख हैं तो x का मान सारणी का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तीनों बिंदु संरेख हैं, वो पिछले वाले प्रश्न की तरह से ही है। संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो उसको 0 के बराबर रख दो और ये मान रख दो, एक ही मान ज्ञात करना x का, सिंगल पद है, सारे ही हो जाएगा सरल। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6ठा क्वेश्चन, सारणी का प्रयोग कर दो बिंदुओं 3 1 तथा 9 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि तीसरा बिंदु ये दे रखा है। तो एक तो इसके अंदर सारणी का प्रयोग करके इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, और दूसरा इसका जो पार्ट है वो ये है कि तीनों बिंदु हो गए, दो तो ये ऊपर दे रखे हैं, तीसरा नीचे दे दिया, इन तीनों बिंदुओं से अर्थात त्रिभुज के 3 शीर्ष हो गए, इनकी सहायता से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करेंगे। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप ज्ञात कर लोगे इसमें, और दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण मैं करवा दूंगा अभी। देखो क्या है, दो बिंदु दे रखे हैं, बिंदुओं कौन कौन से बिंदु 3 1 तथा 9 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखो क्या सूत्र है, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के समीकरण ज्ञात करने के लिए सूत्र है x1 x2 y1 y2 1 1 1 बराबर 0। ठीक है, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण का जो सूत्र है वो आपको याद रखना है। उसमें ऊपर प्रथम पंक्ति के अंदर x y और 1 आएगा, फिर नीचे दूसरी पंक्ति के अंदर x1 y1 1, तीसरी पंक्ति में x2 y2 1 आ जाएगा। अब इसके मान रख दो, यहाँ पर मान रखेंगे x का तो x ही रहेगा, x1 का मान 3 है, x2 का मान 9 है, y का y रहेगा, y1 का मान 1, y2 का मान 3 1 1 1 बराबर में 0। फिर सारणी का मान निकाल लो, इसको सरल कर लो, प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसार कर लो, तो ये आ जाएगा x तो बाहर, कोष्टक, प्रथम पंक्ति को छोड़ दो, प्रथम स्तंभ को छोड़ दो, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, -3 को 1 से गुणा करेंगे 3। फिर ये इसका एड्रेस है A12 3 विषम संख्या है, माइनस का चिन्ह, साथ में y। प्रथम पंक्ति को छोड़ दो, प्रथम स्तंभ को छोड़ दो, दूसरे को, जो बच गए उप सारणिक 3 9 1 1, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, -9 को 1 से गुणा करेंगे -9। फिर अगला बच गया 1, इसका एड्रेस है A13 4 में सम संख्या तो प्लस का निशान आ जाएगा। इसके संगत पंक्ति को छोड़ दो, इसके संगत स्तंभ को छोड़ दो, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 को 1 से गुणा करेंगे 9 बराबर में 0। ठीक है, इसके बाद में इनको और सरल कर लो आगे। 1 में से -2 घटाएंगे, 1 में से -3 घटाएंगे, कितने बचेंगे -2 -2 को x से गुणा करेंगे -2x। 3 में से 9 घटाएंगे, माइनस के 6, -6 को -y से गुणा करेंगे प्लस के 6y, और 9 में से 9 घटाएंगे क्या आ जाएगा 0, तो बराबर में क्या आ गया 0। ये समीकरण आ गया किसका, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का। क्या समीकरण आया है, -2x + 6y बराबर 0। और इसको अगर आप थोड़ा सा और सही करके लिखना चाहो
तो 2 को कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा -x प्लस 3y बराबर में 0। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही सही है। और दूसरा तरीका, दोनों तरफ माइनस से गुणा करें तो x माइनस 3y बराबर 0, ये भी सही है। किसी भी रूप में लिख सकते हो। माइनस से दोनों पक्षों को गुणा करेंगे तो x जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, y माइनस का हो जाएगा और ये 0 प्लस या माइनस 0 ही रहेगा, ये भी सही है। ठीक है, ये तो हो गया आपका 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। अब इसके बाद इसमें दूसरा जो पार्ट है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए एक शीर्ष तो ये रहा A, ये B शीर्ष है और ये आपका C शीर्ष है। x1 का मान है, x2 का मान है, x3 का मान है, y1 का मान है, y2 का मान है और y3 का मान है। तीनों मान त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले सूत्र में रख दो। कौन सा सूत्र है? 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 0। 0 आता है क्या इसमें? नहीं आता। फिर इसके पीछे लगा दो डेल। ठीक है, मतलब डेल का मतलब है त्रिभुज का क्षेत्रफल या सारणिक का मान निकाल रहे हैं हम, तो बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1। अब इसके अंदर x1 का मान रख दो, x2 का मान ये रख दो, x3 का मान ये रख दो, y1 y2 y3 और इसको सरल कर लो। अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई माइनस की संख्या आती है तो उसको आप लाइन में लिखोगे, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, अतः उसको आप क्या बना के लिखोगे? जैसे मान लो सपोज आ गया -13/7, तो आप उसको लिखोगे 13/7 प्लस में। ठीक है, कर लोगे? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसका आपको काफ़ी बेसब्री से इंतजार था। क्रेमर नियम। क्रेमर नियम से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। इस रैखिक समीकरण के अंदर 2 ही टाइप के क्वेश्चन हैं, एक तो क्रेमर नियम से और दूसरा आव्यूह सिद्धांत से। क्रेमर नियम का दूसरा नाम सारणिक की सहायता से भी है। तो क्रेमर नियम से हम समीकरण निकाय को हल करेंगे। इस टाइप के समीकरण आप पहले हल कर चुके हो, 9th में भी किए हैं, 10th क्लास में भी किए हैं, 11th में भी किए हैं। ठीक है, 7th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये समीकरण निकाय जो हम नए नियम से अर्थात क्रेमर नियम से हल करेंगे, और क्रेमर नियम का दूसरा नाम है सारणिक की सहायता से। ठीक है, अब इसके अंदर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। इन दोनों क्वेश्चन में एक मैं करवाऊंगा और दूसरा आप करोगे। ठीक है, देखो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है इस क्वेश्चन को ही हल करवा देता हूँ। इसमें 2x प्लस 3y बराबर 9 दे रखा है, और दूसरा इसका जो समीकरण दे रखा है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। क्रेमर नियम के अंदर सारणिक की सहायता से जो सूत्र है डेल इज इक्वल टू, तो आप लिखोगे, चूंकि डेल जो है उसका मान है a1 a2 b1 b2, और डेल 1 जो है उसका मान होता है ज्ञात करने के लिए c1 c2 b1 b2, और डेल 2 जो है उसका सूत्र है, ये c1 c2 b1 b2 की जगह चले जाएंगे, तो a1 a2 b1 की जगह आ जाएगा c1 c2। अब इनके मान देखो, a1 कौन सा होगा? x का जो गुणांक है प्रथम इक्वेशन में वो a1 होगा। b1 प्रथम समीकरण के अंदर जो y1 का मान y का गुणांक है। a2 दूसरे समीकरण नंबर 2 के अंदर x का गुणांक है। ठीक है, ये इसके अंदर हम रखेंगे, तो डेल इज इक्वल टू हो जाएगा a1 का मान 2, a2 का मान है 3, b1 का मान 3, b2 का मान -2। डेल 1 c1 का मान 9, c2 का मान 7, b1 का मान 3, ये ध्यान से रखना भी, b2 का मान -2। फिर डेल 2 के अंदर a1 a2 ये रख रखिए, 2 3, c1 c2 ये रखे हुए हैं, 9 7 9 7।
अब ये देखो 2 गुणा 2 का सारणिक आ गया, इसको सरल कर सकते हैं सीधा, कोई दिक्कत नहीं होगी। डेल का मान -2 को +2 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे -4, और 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, माइनस घटाना इसमें तो माइनस की क्या हो गया 9। डेल 1 9 को -2 से गुणा करेंगे माइनस की कितने 18, और 7 को 3 से गुणा करेंगे 21, ये भी घटेगा 21। डेल 2 का मान 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, 9 को 3 से गुणा करेंगे 27 माइनस सरल। डेल का मान 9 और 4 माइनस के दोनों तो माइनस के 13। डेल 1 का मान 18 और 21 कितने हो जाएंगे माइनस के 39, 8 और 1 9, 2 और 1 3। डेल 2 का मान अब देखो 14 में से 27 घटाएंगे माइनस के तो माइनस की संख्या बचेगी, 7 में से 4 जाएंगे 3, 2 में से 1 जाएगा 1, माइनस के 13 बचेगा। अब चूंकि देखो यहाँ पर मैंने आपको लिखाया था डेल 1 डेल 2 डेल 3 जीरो नहीं है, मतलब समीकरण निकाय क्या होगा संगत होगा, इसके स्वतंत्र हल होंगे, अद्वितीय हल होगा। क्योंकि डेल नॉट इक्वल 0 तो समीकरण निकाय संगत व स्वतंत्र है तथा निकाय का हल अद्वितीय होगा। कैसा होगा अद्वितीय होगा, मतलब अपने आप में x और y के मान अलग होंगे। तो देखो क्रेमर नियम से अब x और y के मान ज्ञात करेंगे। क्रेमर नियम से क्या सूत्र है क्रेमर नियम में x y का मान निकालने के लिए? x बराबर तो है डेल 1 अपॉन डेल और y बराबर है डेल 2 अपॉन डेल। x का मान हो जाएगा डेल 1 का मान क्या दिया हुआ है -39, तो -39 और डेल का मान क्या दे रखा है -13, तो -39 में -13 का भाग लगा देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा और 39 में 13 का भाग देंगे 3, x का मान तो आ गया 3। इसी तरह से y के लिए डेल 2 का मान देखो -13 डेल 1 डेल का मान इसमें क्या दे रखा -13, ये इसमें आएगा, -13 में -13 का भाग लगाएंगे क्या आ जाएगा +1, ये y का मान आ गया। ठीक है, एक बार निकालने के बाद x और y के मान निकालने के बाद इस प्रश्न को आप चेक कर सकते हो कि कहीं हमने जल्दबाजी में कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है, गलत तो नहीं हो गया प्रश्न। कैसे चेक करेंगे? x और y के मान आपके इक्वेशन में रख लो, समीकरण में रख लो। इसमें समीकरण क्या है 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 9। x का और y का मान रख लो, दोनों पक्ष अगर बराबर हो गए तो आपके x y के मान सही है। x की जगह 3 रख लो, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 प्लस y की जगह क्या 1, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, इधर 9, 9 बराबर 9, मतलब x y के मान आपने सही निकाले। और अगर हो तो दूसरे को भी सरल कर लो, दूसरा समीकरण ये इसके अंदर भी रख लो x y के मान, 3x - 2y बराबर 7, x का मान 3, 3 3 9 माइनस y का मान कितना 1, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 9 में से 2 जाएंगे 7 बराबर 7, ये भी सही है। इसका मतलब आपने जो x y के मान ज्ञात किए हैं अर्थात इस समीकरण निकाय को हल किया है वो एकदम 100% सही है। ठीक है, क्या करना है, इस समीकरण निकाय को किस रूप में लिखना है? सारणिक के रूप में लिखना है। ये सूत्र याद रखना, डेल का मान
A1 A2 B1 B2 डेल 1 C1 C2 B1 B2, मतलब ये जो C1 C2 है A1 A2 की जगह C1 C2 आ जाएगा एक बार, फिर B1 B2 की जगह आ जाएगा C1 C2, मान रख दो इनके अंदर। अगर डेल 1 डेल 2 ये जो है सबसे पहले ज़रूरी तो इसके अंदर क्या है, डेल का मान जो है नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। अगर 0 आ गया तो फिर इसका हल नहीं मिलेगा या फिर अनंत हल मिलेंगे। ठीक है, करने के बाद क्रेमर नियम लगा दो, डेल 1 में डेल का भाग लगा दो x का मान आ जाएगा, डेल 2 में डेल का भाग लगा दो y का मान आ जाएगा, और फिर लास्ट में इन मानों को चेक कर लो समीकरण निकाय में रख के। दूसरे प्रश्न के अंदर, दूसरे प्रश्न में देखो थोड़ा सा ध्यान करना आपको, 2x माइनस 7y माइनस 13 दे रखा है, तो इसको पक्षांतरण करके दूसरी तरफ ले जाओ। क्या करोगे, 2x माइनस 7y बराबर 13 करो, फिर ये C1 का मान आ जाएगा 13, नहीं तो यहाँ माइनस 13 लिखोगे आप गलत हो जाएगा। वैसे इसको कर लेना, 5x प्लस 6y बराबर में 9, ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, कर लोगे? ओके।